के बारे में क्या समझा? ऑडिट कैसा पेपर है? ठीक है, ऑडिट एक मजलूम पेपर है। ठीक है, मुश्किल पेपर नहीं है, ये मजलूम पेपर है। इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है चूँकि थ्योरियों में सबसे तगड़ा पेपर, और थ्योरियों की आदत होती है बीलो सीलो, बहुत ही हलवे। उसके बाद जब ऑडिट को उठा के देखते हैं तो एकदम से काफ़ी ज़रा भारी भारी सी फील आती है। लेकिन अगर इसको सिस्टमेटिकली साथ साथ लेके चला जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए, तो ये बड़े रीज़नेबल तरीके से कवर हो जाता है। इसको मुश्किल बनाते हैं इसके इर्द गिर्द के न्यूमेरिकल पेपर्स। तो सबसे पहले आपने तौबा करनी है और थ्योरियों से अपनी जो बेरगबती है उसे ख़त्म करना है, और अब थ्योरियों को भी इज्जत देनी है इंशाल्लाह। इसका एक और अच्छा तरीका भी है, जो न्यूमेरिकल टीचर्स है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ते हैं। शुरू में रिजल्ट तक तो एक टॉपिक ही चल रहा होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे टॉपिक में एंटर हो गए होते हैं। रिजल्ट के बाद जो है ना, वो 1 डेढ़ 2 ढाई हफ्ते बाद ज़रा तेज़ी पकड़ते हैं। हम करेंगे ये कि हम रिजल्ट तक तकरीबन को 30% चीज़ें साइड पे कर देंगे, और रिजल्ट जैसे ही आएगा, जहाँ आप लोग अखीर सीरियस नज़र आए, वहाँ हमने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा के पढ़ा देना है। फिर जिस वक्त अकाउंटिंग वाले स्पीड पकड़ेंगे, हम स्लो हो जाएंगे। तो आप शुरू के 1.5 महीने ऑडिट को ज़रा ज़्यादा फोकस दे दें, उसके बाद अकाउंटिंग्स तो पूरा आपने सेशन में कहूँ या ना कहूँ, आपने उसी को फोकस करना है। तो तैयार हैं? सिलेबस समझ आया? ऑडिट के टिपिकल 4-5 बड़े मसले क्या हैं? अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा मसला है। बगैर समझ आए ऑडिट को याद करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर पेपर में सवाल भी समझ नहीं आएंगे। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत मस्ट है। बी लॉ सी लॉ क्लासेस के बगैर हो सकता है, लेकिन ऑडिट क्लासेस के बगैर जो है ना, वो होना मुनासिब नहीं है। थैंक यू। जी, अंडरस्टैंडिंग एक मसला। राइटिंग इश्यूज़, और आपके राइटिंग इश्यूज़ क्यों ना आए। कल हमने देखा है कि पास पेपर्स की प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा हम करते हैं। कल हमने R1 और बी लॉ का जब कंपैरिजन देखा, तो R1 के हल्के टॉपिक्स की भी आपने जितनी तूफ़ानी प्रैक्टिस की हुई थी, और बी लॉ के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने बताए, उसमें जब मैंने पूछा कि आपने कितना लिख के किए हैं सवाल, तो आप लोगों का हासा निकल गया। आपने कहा ये तो अजीब सी बात कर दी, बी लॉ को कौन लिखता है। तो ऑडिट को अब हमने लिखना है, इसको लिखने पे हमने टाइम लगाना है। तो राइटिंग यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जी, ख़तरनाक पड़ोसी हैं, इसके इर्द गिर्द जालिम पड़ोसी हैं, और जिसकी वजह से हम इसे नहीं कवर कर पाते। उन पड़ोसियों का हाल हमने ये निकाला है कि जब तक वो पड़ोसी ज़्यादा सीरियस होंगे, तब तक हम अपना काम दिखा चुके होंगे। फिर उसके बाद हम धीमे मोड पे चले जाएंगे, और आप उन पड़ोसियों को जो है तसल्ली से टाइम देते रहें जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, और एंड के करीब बिल्कुल आखिरी 1-2 हफ्ते में हम फिर से दोबारा थोड़े से सीरियस हो जाएंगे। तो कोई कन्फ्यूजन कल के लेक्चर से रिलेटेड? जो लोग कल नहीं आए थे और वो इस बात पे बड़ा खुश हैं कि हमने एक दिन अपनी ज़िंदगी का बचा लिया, यूट्यूब पे ओरिएंटेशन जो है वो अपलोड हुई पड़ी हुई है SBI के यूट्यूब पे। आपने वहाँ पे जाना है, ओरिएंटेशन ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उससे एक सब्जेक्ट के मिजाज का पता लगता है, उसके प्रॉब्लम्स का पता लगता है, और फिर आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश जनरेट होती है। कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी गुज़िश्ता दिन से रिलेटेड? पढ़ें फिर आगे। कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर ऑडिट एंड एश्योरेंस। इस वक्त किताबें आपके पास नहीं है। आज चूँकि जुम्मे की वजह से हमने को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो कल हम आपको हैंडआउट्स इंशाल्लाह दे रहे होंगे। आज बस आपने मुझे सुनना है और आहिस्ता आहिस्ता आदत डालनी है कि आप हवा में चीज़ें समझें। अभी तक तो आदत थी ना कि जो सर ने पढ़ाया फ़ौरन से देखिए किताब में कहाँ लिखा, यहाँ लिखा, वहाँ ठीक है, टैली हो गया। अब ज़रा थोड़ा सा हवा में समझने की आदत डालनी है। ऑडिट क्या चीज़ है? किसे कहते हैं ऑडिट? ये तो बहुत ही पढ़ी लिखी डेफिनेशन है कि आम आदमी जो है वो उसको पता लगता है जी फूड अथॉरिटी वालों का ऑडिट आया है, IT का ऑडिट आया है, ISO का ऑडिट आया है, सिस्टम का ऑडिट आया है, इंटरनल ऑडिट आया है। तो ये वर्ड ऑडिट का क्या मतलब है? इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल, किसी भी चीज़ को चेक करना ऑडिट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ क्लासेस स्टार्ट होने से पहले हमारी एक टीम ने कमरे को देखा होगा, टीवी चल रहा है नहीं चल रहा, प्रोजेक्टर है सही है नहीं है, ACU में कोई मसला तो नहीं, सर्विस हुई हुई है, कमरा इस काबिल है कि यहाँ पे प्रॉपर क्लास हो सके। तो इस कमरे की जो जांच पड़ताल हुई है, इसे भी ऑडिट कहते हैं। कुछ अर्से पहले लाहौर में और ख़ासतौर पर पंजाब भर में फूड अथॉरिटी वालों ने छापे मारने शुरू कर दिए। जगह जगह रेस्टोरेंट्स पर जाते थे और उनका ऑडिट करते थे। वो ये देखते थे कि क्या वो इदारे सही से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है ऑडिट एक जांच पड़ताल को कहते हैं, जिसमें ये चेक किया जाता है कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा।
आईकेप की किताब ऑडिट का तारुफ इस तरह से कराती है कि ऑडिट स्टार्ट हुआ था मिडीवल एजेस में, दरमियाने एरा में, फिरौन के एरा में। वो कहते हैं फिरौनों ने क्या किया होता था, अपनी ज़मीनें लोगों को दी हुई होती थी, मज़ारों को काम करने के लिए, और फिर फिरौनों के नुमाइंदे जाके देखते थे कि वो लोग अपनी ज़मीन से जो इनकम है वो सही से फिरौन तक पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे। तो चूंकि इन्होंने इमाइल वुल्फ से कॉपी किया था तो इनको अंग्रेज़ी हिस्ट्री पता थी। हमें ऑडिट का बहुत पहले से पता है, हमारे मज़हब ने बताया है, हमारे लेफ़्ट राइट 2 ऑडिटर्स बैठे हुए हैं जो हर चीज़ की जांच पड़ताल कर रहे हैं, हिसाब रख रहे हैं कि इस बंदे ने क्या सही काम किया, क्या गलत काम किया। और उनको एंड्रॉयड की स्क्रीन भी नज़र आती है, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऑडिट का मतलब है किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल। एक स्टूडेंट अगर मुझे अपने नोट्स दे और कहे कि सर ज़रा देखें ये अच्छे बने हुए नहीं बने हुए, तो मैं उन नोट्स को ऑडिट कर रहा हूँ। तो वर्ड ऑडिट का मतलब है किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल। लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर हम ऑडिट का वो मतलब लेंगे जो आईफैक ने निकाला है। आईफैक कहता है ऑडिट एक ऐसी असाइनमेंट को जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करके उन्हें बताते हैं कि ये फाइनेंशियल सही बने हुए हैं। तो जो जांच पड़ताल किसी भी और चीज़ की जाएगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अश्योरेंस। इस पेपर का नाम है ऑडिट एंड अश्योरेंस। मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि इस पेपर का नाम होना चाहिए ऑडिट और थोड़ी सी अश्योरेंस, क्योंकि अश्योरेंस पे पूरी किताब में 2 सफ़े हैं, अब बाकी पूरी किताब ऑडिट पे, और पेपर का नाम है ऑडिट एंड अश्योरेंस। तो मैं अक्सर मजाक में कहता था कि इसका नाम ऑडिट एंड थोड़ी सी एश्योरेंस होना चाहिए। तो अब नई स्कीम में जो नाम इसका सजेस्ट कर रहे हैं वो है ऑडिट एंड एसेंशियल्स ऑफ एश्योरेंस। ऑडिट और एश्योरेंस के थोड़े से एसेंशियल्स, उसके जो मेन चीज़ें हैं। क्यों ज़रूरत पेश आती है ऑडिट की? इस कमरे का ऑडिट करवाने की क्या ज़रूरत है? मसला ना आए, चीज़ें स्मूथ चलें, कोई मसलो मसाइल ना हो। एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे काम हो रहे हैं तो वहाँ लोगों को तसल्ली तो चाहिए कि उसके अकाउंट सही बने या नहीं बने। सारी चीज़ें छोड़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का थोड़ा सा ज़रा अपने ग्रेजुएशन और बाकी सारी चीज़ों से फारिग हुआ तो उसके फादर ने बिज़नेस उसके हवाले कर दिया। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें फादर की डेथ हो गई और फादर का सारा बिज़नेस उस बच्चे के हवाले हो गया। बच्चा था फ़र्ज़ करें को 25 साल का, उसको मिल गया अपने फादर का सारा बिज़नेस और बच्चा वहाँ जाके बैठ गया। अब उसने देखना है कि ये बिज़नेस मैंने चलाना है। पता ही लगा कि इस बिज़नेस में है 500 ब्रांचेस। तो बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, मैं अच्छे तरीके से इस निज़ाम को चेक एंड बैलेंस में रखूँगा। ये बच्चा अगर हर दिन भी एक ब्रांच में जाएगा तो कितने अरसे तक ये सारी ब्रांचों में सिर्फ एक दफ़ा विज़िट कर पाएगा? 1.5 साल। और इस दौरान 50 और ब्रांचेस खुल चुकी होंगी। तो क्या ये 500 की 500 ब्रांचेस को कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये 500 ब्रांचें कैसे चलती होंगी? 500 ब्रांचेस में मैनेजर होंगे, हर ब्रांच के ऊपर एक मैनेजर होगा जो उस ब्रांच को चलाता होगा। तो उस ब्रांच के जितने भी खर्चे वगैरह उनका रिकॉर्ड कौन रखता होगा? वही मैनेजर रखता होगा। तो क्या ये उन 500 ब्रांच मैनेजर से मिल सकता है? उनसे भी नहीं मिल सकता। ये मतलब उनकी साल में 2-3 दफ़ा बड़ी मीटिंग करवा सकता है, उनको एक जगह बुला ले तो एक जगह पे किसी बड़े हॉल में बुलाएगा, शादी हॉल में। उस वक्त भी उन सबसे 1 to 1 तो नहीं मुलाकात हो सकेगी, इजाज़त उनके सामने स्पीच देगा। तो ये उन 500 ब्रांच मैनेजर्स को कंट्रोल कैसे करता होगा? जनरल मैनेजर्स। उन 500 मैनेजर्स के ऊपर 50 मैनेजर्स होंगे। हर 10 ब्रांचेस के ऊपर एक मैनेजर होगा जिसके नीचे 10 ब्रांचें आती होंगी। हर ब्रांच को चला रहा है एक मैनेजर और 10 ब्रांचों के ऊपर एक एरिया मैनेजर है जो कि उस एरिया की 10 ब्रांचेस को देख रहा है। तो अब कितने मैनेजर्स हो गए? ये इन 50 से भी नहीं मिल सकता डेली। ये 50 कैसे हेड ऑफिस से कनेक्ट होते होंगे या ओनर से कैसे कनेक्ट होते होंगे? इनके ऊपर भी फिर हर सूबे का एक मैनेजर होगा जो अपने सूबे की 5 या 6 एरियाज को डील करता होगा। तो शायद 4 से 5 ओवरऑल बड़े मैनेजर जो हर सूबे लेवल पे वो कर रहे हो, लेकिन ये भी अलग अलग सूबे में बैठते होंगे। ये फिर पांचों किसी एक जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करते होंगे और वो ओनर के साथ होता होगा। तो ओनर की एक्सेस है गिनती के 1 2 3 4 5 लोगों तक। और ब्रांचें कितनी हैं? हर ब्रांच में औसतन लोग कितने होंगे? 10 12 15 20। तो शायद ये 5000 से 10,000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है
और ओनर बैठा है हेड ऑफिस में, और हर ब्रांच में जो कुछ हो रहा है ओनर को नहीं पता। एक ब्रांच में अगर 20 के बजाय 21 बंदे हों ज़रूरत पड़ने पे, तो इसमें कोई अजीब सी बात तो नहीं ना। तो हो सकता है एक ब्रांच वाले हेड ऑफिस को बताएं कि अब हमने 21वां बंदा हायर कर लिया है, और हेड ऑफिस वाले उसे 21वें बंदे की सैलरी भी भेज दिया करें ब्रांच पे, जबकि ऐसा बंदा एग्जिस्ट ही ना करता हो। ब्रांच मैनेजर ने बताना है ना, ओनर के पास तो टाइम ही नहीं कि वो ब्रांच जाके भी विजिट कर सके, तो ओनर को किस पे रिलाई करना है? डाटा पे। डाटा कौन देगा? मैनेजर्स। और मैनेजर कौन है? इंसान। और इंसान कैसे होते हैं? खतरनाक, बेईमान, खनखनाती हुई मट्टी। इंसान फितरतन बागी है, इंसान में फितरतन वो नहीं है कि वो सुकून से बैठ सके, खनखनाती हुई मट्टी है। मतलब इसमें कुरान में अल्लाह की फ़रिश्तों से कन्वर्सेशन है कि जब इंसान का रॉ मटेरियल सामने आया तो फ़रिश्तों ने देख के कहा कि ये तो फसाद करेगा। यानी हमारे रॉ मटेरियल को देखते उन्हें फीलिंग आई कि ये जितना को मचलता हुआ रॉ मटेरियल है ये तो हर वक्त लड़ाई झगड़ा करेगा। तो फिर अल्लाह ने कहा कि नहीं, इनमें से कुछ लोग होंगे जो अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे। इसका मतलब है हमारा मादा ऐसा है जो थोड़ा सा शरारत की तरफ माइल है, और समहाउ कहीं ना कहीं हम अपनी अच्छाई से उसे कंट्रोल करें तो हम बहुत अच्छी तरफ चले जाएं, नहीं तो हम हैवानों से भी बदतर हो सकते हैं। तो इंसान तो बुरे होते हैं। चलो भाई 500 ब्रांच मैनेजर्स में से आप कहें जी ज़माना नेक लोगों का भरा हुआ है, शायद 450 अच्छे लोग हों, 50 तो बुरे होंगे। अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो शायद ये इक्वेशन में उल्टी तो नहीं बोलती, शायद 50 लोग अच्छे होंगे, 450 बुरे होंगे। तो किसी एक ब्रांच में एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं कर रहा वो नहीं पता ओनर को। उस एक एम्प्लॉय की तनख्वाह क्या होगी? 30, 35, 40 तो होगी भाई। आजकल ऑफिस बॉय की तनख्वाह 37,000 से 40,000 के दरमियान होती है। स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब 40,000 की रेंज से ऊपर ऊपर आ रहे होते हैं। तो जो अकाउंटेंट्स हैं, जो बाकी और लोग हैं, तो आजकल तो 50, 60, 70,000 पे सैलरियाँ गई हुई होती हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें 40,000 लगा लेते हैं, 40,000 की एक सैलरी इजाफी देनी पड़ेगी उस मैनेजर की गलत इन्फॉर्मेशन पे। साल में कितना हो जाएगा? 4,80,000, तकरीबन 5 लाख कह सकते हैं। ब्रांचें कितनी हैं? कितनी ब्रांच के लोग ऐसी बेईमानी कर सकते हैं? ज़्यादातर। हम लगा लेते हैं कि 100 फरिश्ते हमें फिर भी मिल गए, 400 तो ख़राब लोग थे। 400 को 5 लाख से मल्टीप्लाई करें, आई एम श्योर कि मैं अकाउंटेंट्स को ज़्यादा मुश्किल बात नहीं कह रहा, 20 करोड़। 20 करोड़ की तो ये वो करप्शन है जो पता भी नहीं लगनी, बहुत ही गैर महसूस तरीके से होती रहेगी। अच्छा, फिर जो 500 ब्रांचेज़ हैं इनके पास 2-3 फैक्ट्रियाँ तो होंगी, ये कोई चीज़ बेचते होंगे ना, कोई जूता बेचते होंगे, कोई कपड़ा बेचते होंगे, कुछ ना कुछ। तो इनका जब रॉ मटेरियल परचेस करने जाता होगा बंदा, तो इकट्ठे कोई 25-30 करोड़ का सामान तो ख़रीदता होगा। तो जहाँ से इनका वो वाला मैनेजर सामान ख़रीदता होगा तो उनसे कहता होगा भाई मैं इतना बड़ा सामान ख़रीद रहा हूँ, मैं 25 करोड़ नहीं दूंगा, मैं 22 करोड़ दूंगा। कोशिश तो करता होगा डिस्काउंट करवाने की। और क्या इतने बड़े कस्टमर को इनकार करेगा सप्लायर? डिस्काउंट भी देगा। ये डिस्काउंट कराने के बाद कहेगा कि देखें जी, डिस्काउंट तो मैंने आपसे कराया, ये हमारा हक है। अगर आप चाहते हैं कि आप ही के इदारे से हम लोग मुसलसल बाइंग करते रहें तो रसीद 25 करोड़ की बना के देनी है। वो कहेंगे जी वो आपने तो 22 डन किया। उन्होंने कहा 22 डन किया है, 3 भाई का, इतनी मेहनत भी तो की है ना। तो जो उनकी तरफ का मैनेजर होगा वो कहेगा जी भाई तो मैं भी हूँ। कहेंगे ठीक है 20 लाख दे देंगे तुम्हें। उसने सोचा चलो ठीक है, हर महीने अगर 20 लाख मुझे सिर्फ एक डील पे एक रसीद इस तरह से बनाने का मिल रहा है तो मेरा क्या जा रहा है। तो वो वाले भाई को 20 लाख दिया, ये वाले भाई ने 2 करोड़ 80 लाख जेब में रखा, 22 करोड़ का सामान खरीदा, 25 करोड़ की रसीद गई। और ये काम हर महीने हुआ। साल में महीने कितने होते हैं? और एक महीने में गबन कितना हो रहा है? 3 करोड़। तो साल भर में गबन कितना हुआ? एक फैक्ट्री। अगर 3 फैक्ट्री हैं, ये सब हो रहा है उस इदारे में, और ओनर को नहीं पता, और ओनर को पता लग भी नहीं सकता। ओनर हर बाइंग में साथ नहीं जा सकता, ओनर हर ब्रांच में मौजूद नहीं हो सकता।
ओनर तमाम लोगों से मिल नहीं सकते, इवन एक ब्रांच में पहुंचे और कहे कहाँ 21 बंदे, तो कहें जी एक बंदे के तो वो चाचा फौत हुए हैं, वो गया हुआ है, वो 4 दिन बाद आएगा। तो ओनर 4 दिन इंतज़ार नहीं कर सकता, उसका टाइम इतना कीमती है। तो चूंकि उसका टाइम इतना कीमती है, वो इतना मसरूफ़ इंसान है, उसका इतना बड़ा निज़ाम है, तो ऐसे में नीचे वाले लोग ये हक समझेंगे कि वो करप्शन करें। और हमारे इस निज़ाम में तो लोग ज़रूर ऐसा चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर गलत तरीक़ों को पसंद किया जाता है। तो एक 500 ब्रांचेस रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन में 5 से 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 करोड़ की करप्शन पर मंथ को बहुत बड़ी बात नहीं है। ये करप्शन ना हो अगर अकाउंट सही से बने, तो अचानक से उस लड़के को एहसास होगा कि यार एक काम करता हूँ, जो मुझे इतनी टेंशन हो रही है, मैं क्यों ना अकाउंट्स बनवा लूँ। वो कहेगा जी मुझे अकाउंट्स बना के दें, थरथली मच जाएगी, सारे कहेंगे लो जी ओनर पागल हो गया, अकाउंट्स मांग रहा है। जीएम नीचे वाले 5 मैनेजर से कहेगा भाई अब वो काम नहीं चलेगा, अब ओनर अकाउंट्स मांग रहा है। वो 5 नीचे वाले 50 को कहेंगे कि भाई अब अकाउंट्स, वो 50 नीचे के 500 को कहेंगे अकाउंट्स बना के देने होंगे। हर ब्रांच मैनेजर अपने सारे लोगों से कहेगा भाई अब तो अकाउंट्स बनाने होंगे, सबके सब अकाउंट्स बनाएंगे। हर ब्रांच वाले अपने अकाउंट बना के एरिया वाले को देंगे, एरिया वाला 10 अकाउंट्स को जोड़ के अपने ऊपर रिपोर्ट करेगा। चलते चलते जीएम लेवल के पास आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सियाना आदमी होगा, हो सकता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो। वो कहेगा अब इसको मैं प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल बनाता हूँ। वो 2 सफ़े बनाएगा बड़े खूबसूरत से, एक का नाम होगा स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, एक का नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और ओनर को दे देगा जिसने बैचलर्स इन आर्ट्स किया हुआ है, क्योंकि उसे गाने शाने का शौक था, सेठ का बच्चा था, उसने कौन सा बहुत ज़्यादा पढ़ना था। उसे कहा ये हैं जी अकाउंट्स। उस अकाउंट देखे उसने कहा ये किस किस्म के अकाउंट्स हैं। उन्होंने कहा जी ऐसे ही होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बने हुए अकाउंट्स हैं। अब ये ओनर थोड़ा परेशान हो गया है, इसने कहा ये कैसे पता कि सही बने हुए हैं। उन्होंने कहा जी हमने बनाए हैं, हम आपके अपने लोग हैं, आपसे तनख्वाहें लेते हैं, आपसे गद्दारी कर सकते हैं, आपका नमक खाए, बिल्कुल सही अकाउंट्स बने हुए हैं। ओनर ने उनसे कहा अच्छा कसम खाओ। उन्होंने कहा जी हम कसम खा के कहते हैं अकाउंट सही बने हुए हैं। हो गई तसल्ली ओनर की। ओनर की तसल्ली कैसे होगी? ऑडिट करवाए। उसे याद आया कि उसके साथ, आज तो 25 साल का है, जब वो एफएससी से फारिग हुए थे तो एक मंचला सा उसका दोस्त होता था जिसको बहुत पढ़ने का शौक था, जिंदगी से प्यार श्यार कोई नहीं था उसे। उसने कहा था कि मैंने ना अकाउंटिंग की कोई बड़ी वाली क्वालिफिकेशन करनी है, सीए टाइप का कोई नाम लेता था वो। फिर तो सोचा कि तकरीबन 7-8 साल गुजर चुके हैं, अब तक शायद सीए कर लिया हो या शायद फाइनलिस्ट बन गया हो। अपने उस दोस्त से इसने रब्ता किया, इसने कहा यार वो मुझे ना, मैंने अपने नीचे इदारे वालों से कहा मुझे अकाउंट्स बना के दो, तो उन्होंने 2 अजीब से कागज़ दे दिए हैं, एक को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह रहे हैं, एक को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कह रहे हैं। अंदर जो बातें लिखी हैं अजीब सी हैं, पता नहीं वो, मैं उनसे पूछूं ये क्या है, वो कहते हैं ये डिस्क्लोजर्स हैं। अब ये पता नहीं क्या चीज़ होती है। मुझे शक है कि मेरे इदारे वाले मुझे अकाउंट सही से बना के नहीं भेज रहे, तो तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। उसने कहा लो काम ही हमारा ये, सही बंदे को रब्ता किया है, हम ऑडिट करेंगे। ऐसे कहा अच्छा ऑडिट से क्या होगा। उसने कहा जी हम एक टीम लेके आएंगे जो नीचे तक तमाम रिकॉर्ड्स को देखेगी, सिस्टम को देखेगी, और फिर तुम्हें ये बताएगी कि तुम इन अकाउंट्स पे रीजनेबली भरोसा कर सकते हो या नहीं कर सकते। उसने कहा जी तुम कितने रुपए लोगे। उन्होंने कहा यार बाहर वालों से ज़्यादा लेते हैं, तुम दोस्त हो, 30 लाख दे देना। उसने ना करो यार, 30 लाख रुपए ऑडिट के, कितना टाइम लगाना है। उन्होंने कहा 2-3 महीने। 2-3 महीने 4-5 बंदे आके काम करोगे, 30 लाख रुपए ले लोगे। उन्होंने कहा ठीक है पर करवाते रहो, 40-50 करोड़ का नुकसान अपना। उसने कहा नहीं यार इसको कम करो। उसने कहा भाई ये 30 लाख है और बहुत रीजनेबल है, मार्केट में जाके देखो 50 लाख की असाइनमेंट है। तो उसने कहा अच्छा 30 लाख के बाद कंफर्म हो जाएगा कि हर चीज़ सही है। उसने कहा कंफर्म नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी ही रीजनेबल लेवल की तसल्ली मिल जाएगी कि अकाउंट्स पे भरोसा किया जा सकता है। तब ये 30 लाख देगा उस ऑडिटर को, वो अपनी टीम लेके आएगा। वो टीम लेके आएगा, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको टैक्सेशन के कवानीन भी पता है, वो आप लोग हैं। वो लोग हैं जिनको छोटे छोटे से लॉस के बारे में भी पता है। ये वो लोग हैं जिनको IAS 16 के बारे में भी पता है, तो IAS 41 के बारे में भी पता है।
जिनको कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के बारे में भी नॉलेज है, जिनको ऑडिट करने के स्टैंडर्ड्स भी पता है, जिन्होंने थोड़ा सा बिजनेस के एनालिसिस को भी समझा हुआ है और थोड़ा सा फाइनेंस और मुख्तलिफ बैंकिंग का सिस्टम कैसे चलता है वो भी पता है। आप लोगों से ज़्यादा कौन समझदार इंसान हो सकता है? तो आप तो इदारों के डॉक्टर्स हैं। तो वो जो ओनर है, ओनर की वो वाली पढ़ाई नहीं है जो आपकी पढ़ाई है। तो आप लोग टीम मेंबर होंगे एक ऑडिट फर्म के, और ऑडिट फर्म में कुछ बड़े लोग होंगे जो चीज़ों को समझते होंगे, वो आपके ज़िम्मे कुछ काम लगाएंगे और जैसे जैसे आप सीनियर मैच्योर होते चले जाएंगे आपको थोड़ा ज़्यादा काम देते चले जाएंगे। तो ये जो ऑडिट फर्म है ये आएगी और ये ऑडिट करेगी। ये 2-2.5 महीने वहाँ बैठे होंगे सैंपल पे, कभी भी किसी भी एम्प्लॉई की सैलरी से उसको बैकएंड तक जाके, एम्प्लॉई तक जाके उससे मुलाकात कर लेंगे। तो किसी भी महीने की परचेजेस का रिकॉर्ड उठा के उसकी रसीद के साथ मैच कर लेंगे, उस दिन वहाँ फैक्ट्री से निकली हुई इनवॉइस को देख लेंगे, उसकी वैल्यूएशन देख लेंगे, उस दिन के मार्केट में उस तरह की चीज़ के इक्विवेलेंट रेट्स देख लेंगे और कहेंगे भाई ये 3 सप्लायर थे, तीनों की कोटेशन थी, फलाना के पास क्यों गए, फलाना 2 के पास क्यों नहीं गए। ये तो जड़ों में बैठ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टीम में ये वाले भाई हैं, इनके पास एरिया है नॉन करंट एसेट्स, इन्होंने 2.5 महीने सिर्फ नॉन करंट एसेट को जो है ना उसकी जड़ों में बैठ जाना है, जाके उसकी एंट्रियां देखनी है, उसके लेजर्स देखने हैं, उसके रजिस्टर्स देखने हैं। सैंपल पे मैनेजमेंट से कहना है कि ये आपके पास जो एसी आ रहे हैं 200, इनमें से ये मैंने 40 एसी अपनी आंखों से देखने कहाँ लगे हुए हैं। उस एसी पे वही कोड होना चाहिए जो आपकी लिस्ट में आ रहा है। पसंद इन्होंने करना है, इन्होंने कहना है ये वाला एसी मैंने देखना है, ये वाला एसी देखना है। अब वो जो अपने तौर पर गड़बड़ें करके बैठे हुए थे, एसी ओनर को बताया था लिए और वो एसी कभी आया ही नहीं इदारे में। तो जो एक बंदे को 2.25 महीने सिर्फ एसेट को चेक करने पे मिलेंगे, वो तो एसेट्स के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ ढूंढ लेगा। तो जो सेल्स को देख रहा होगा और वो 2-2.5 महीने तक सिर्फ और सिर्फ सेल्स को देख रहा होगा, सेल्स की रसीदें देख रहा होगा, उसके रेट देख रहा होगा, मार्केट के रेट देख रहा होगा, किस वक्त सेल हुई थी, दरवाजे से सामान कब निकला था, कौन सा कागज़ इस्तेमाल हुआ था, जब वो उस तरह से निज़ाम में पीछे जाके चीज़ों को देख रहा होगा तो हो सकता है उसको बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ नज़र आ जाए। तो जब ये टीम 2-2.5 महीने काम करेगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो इनका चीफ ऑडिटर है वो इस काबिल होगा कि वो एक रिपोर्ट दे सके कि आपका अकाउंट्स रीजनेबल ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे। ये परफेक्ट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता? ये क्यों नहीं कह देता कि हाँ जी आपके अकाउंट्स हमने देखे, हम कसम खा के कहते हैं आपके अकाउंट्स में कोई मसला नहीं। ये सैंपल पे काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ऑडिटर का कि वो सैंपल पे काम करता है और बस सिर्फ सैंपल की वजह से। एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो किसी भी चीज़ की नहीं दी जा सकती। एक डॉक्टर जिसने 10,000 दफ़ा एक ऑपरेशन किया है, वो अगर पेशेंट को अंदर ले जा रहा है ऑपरेशन थिएटर और घर वाले कहते हैं क्या चांसेस सक्सेस के, तो कहेगा 99%। 100% क्यों नहीं कह देता? क्योंकि 100% किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। एक चीज़ जो कि बिल्कुल परफेक्टली फाइन लग रही है उसके अंदर भी गड़बड़ें हो सकती हैं। वो बंदा जो बिल्कुल सही अंदर गया, अचानक किसी और बीमारी की वजह से अंदर ऑपरेशन के दौरान उसकी डेथ हो सकती है। 100% तो किसी चीज़ की एश्योरेंस नहीं है। एक स्टूडेंट तूफ़ानी तैयारी करे, हर चीज़ याद करे, लिख लिख के प्रैक्टिस की हो, ICAP का इम्तिहान देने जा रहा हो और आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर उसको रोक के कहें कितने % चांस है तुम पास हो जाओगे? क्या वो 100% का जुमला बोल सकता है? अंदर उसे सवाल समझना है, उसका दिमाग घूम जाए, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, उसे चक्कर आना शुरू हो जाए सवाल देख के, वो जो है वो भूल जाए, अचानक से नर्वस हो जाए, उसको नींद आई हुई हो और वो सही से सवालों को ना इंटरप्रेट कर पा रहा हो। तो इतने सारे वेरिएबल हैं, तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं दी जा सकती। रीजनेबल एश्योरेंस दी जाएगी। और कोई वजह? फ्रॉड कई दफ़ा देखिए, आप सैंपल पे काम कर रहे हैं, जितना मर्जी भी कोशिश कर लें, फ्रॉड करने वाले ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे छुपाया भी होगा। एक ISA 240 है, वो फ्रॉडी के बारे में बड़े मौजूद अल्फाज इस्तेमाल करता है। वो कहता है फ्रॉड करने वाला सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज़ करके फ्रॉड छुपाता है, जिसका मकसद ही ये है कि उसने फ्रॉड करना है। तो उसने फिर फ्रॉड करने के बाद उसको 15 लेयर्स में छुपाया भी बड़े खूबसूरत तरीके से होगा। तो शायद ऑडिटर 100% फ्रॉड भी डिटेक्ट ना कर सके। फिर ऑडिट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, अगर ऑडिटर ज़्यादा टीम लेके आने की कोशिश करे तो यही 30 लाख का ऑडिट हो जाएगा 70 लाख का। इदारा पैसे नहीं देगा। तो कॉस्ट भी मुनासिब रखनी है,
टाइम भी मुनासिब रखना है। 500 ब्रांचेस पे मौजूद 1000 अकाउंटेंट्स ने 365 दिन जितनी एंट्रियां की हैं, ये 4-5 बंदे 2-2.5 महीने में 100% एंट्रीज को तो नहीं देख सकते। तो ऑडिटर जो मर्जी कर ले, उसके काम में इनहेरेंट लिमिटेशंस है। अगर ऑडिटर खुद गड़बड़ करे, अगर ऑडिटर ही इन्वॉल्व हो गया। जब हम टैक्स के लॉ पढ़ रहे होते हैं तो हमारी अजम्पशन ये होती है कि टैक्स के कानून बनाने वाले नेक लोग हैं और उन्होंने गड़बड़ नहीं की हुई और वो हमारे वसीतर मफाद में सोच रहे हैं। ऑडिट पढ़ते हुए थ्रू आउट हमारी अजम्पशन ये होगी कि वो ऑडिटर जिसके बारे में हम जान रहे हैं वो एक अच्छा इंसान है। एक चैप्टर आएगा एथिक्स का जिसमें हम समझेंगे कि उस ऑडिटर को ऐसे क्या मसले हो सकते हैं कि वो अनएथिकल साइड पे जा सके। अदरवाइज जब भी हम पढ़ रहे होंगे तो हम ये ज़रूर शक करेंगे कि अगर मैनेजमेंट वाले गड़बड़ करेंगे तो क्या होगा, लेकिन हम ये शक नहीं करेंगे कि अगर ऑडिटर गड़बड़ करे, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं कि हमने कौन सा ऑडिटर बनना है। तो हम अपने बारे में गुमान रखेंगे कि हम अच्छे लोग हैं, हम बेईमानी नहीं करेंगे। लेकिन इनकी बात बिल्कुल सही है, अगर ऑडिटर ही साथ मिल गया तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। अगर चौकीदार ही चोर निकला तो मज़े की बात है कि वो 108 करोड़ का गबन पकड़ेगा और फिर कहेगा आओ बैठ के बात करते हैं। तो ऑडिटर का ईमानदार होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें जब एथिक्स आएगा तो उधर हम बड़ी इमोशनल डिस्कशन करेंगे और बल्कि एक पूरा लेक्चर तो मैं इंटेग्रिटी के ऊपर ही एक्स्ट्रा इमोशनल सी एक स्पीच दे दूंगा, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों की इंटेग्रिटी बच सके। तो ये ऑडिटर के बारे में हमने ओवरऑल समझा। इस ऑडिट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इस ऑडिट से किसी को फ़ायदा होगा? कोई से ऐसे 10 लोग बता सकते हैं जिनको फ़ायदा होगा? अगर मैं एक एक करके पूछना चाहूँ, अगर कोई बताना चाहे, आपके जहन में किसको फ़ायदा होगा? कंपनी इटसेल्फ, कंपनी के ओनर्स को फ़ायदा होगा कि उनको भरोसा हो जाएगा कि हमें मिलने वाली इंफॉर्मेशन रीज़नेबल हद तक एक्यूरेट है। वरना तो बेचारा परेशान ही रहेगा, हर वक्त ही सोचता रहेगा कि पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है और जो मुझे सेल बता रहे हैं पता नहीं उतनी सेल भी है या नहीं, जो मुझे एसेट बता रहे हैं पता नहीं उतने एसेट भी हैं या नहीं। लेकिन जब एक सियानी ऑडिट फर्म ने 2-2.5 महीने लगा के चीज़ों को कंप्रीहेंसिवली देखा है तो एक रीज़नेबली वो हौसला ले सकता है कि मुझे दिखने वाली रेवेन्यू की फिगर समहाउ रीज़नेबली एक्यूरेट है। 100% एक्यूरेट तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। और कौन यूज़र होगा? फाइनेंशियल लेंडर्स अगर एक इदारे को लोन दे रहे हैं और इदारे से कह रहे हैं देखो अगर तुम लोन खा गए तो क्या होगा, इदारे ने कहा जी आप देखें तो सही हमारे 40 करोड़ के एसेट्स हैं, और पता ये लगे कि वो सिर्फ अकाउंट्स में लिखा हुआ था थे 10 करोड़ के एसेट्स, तो लेंडर भी लोन देने से पहले कहेगा मुझे ऑडिट करवा के दिखाओ, ऑडिटर की रिपोर्ट ला के दो कि तुम्हारे अकाउंट्स पे रीजनेबल भरोसा कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो लेंडर को फायदा हो जाएगा। शेयर होल्डर, इनको क्या फायदा होगा? मैं कंपनी को देख रहा हूँ, कंपनी की वर्थ मुझे नज़र आ रही है कि ये 400 मिलियन की वर्थ की कंपनी है और मैं सोच रहा हूँ इसका शेयर खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। पता नहीं 400 मिलियन की फिगर सही है या नहीं है, मैं इस कंपनी के लिखे हुए प्रेजेंट हुए हुए अकाउंट्स पे भरोसा भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। तो ऐसे में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अगर वो ऑडिटेड हैं तो शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। 3 लोग हो गए। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट को जब ये होगा कि इस इदारे ने सही टैक्स दिया या नहीं दिया, फिर आप लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा है कि जी हमने सालाना अपने अकाउंट्स उठा के जमा कराने हैं, हमने एनुअल रिपोर्टें जमा करानी है, हमने डायरेक्टर की रिपोर्ट जमा करानी है। जब हमने ये सारी चीज़ें उठा के गवर्नमेंट को जमा करानी है तो गवर्नमेंट को भी तो ये भरोसा चाहिए कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं है। तो अगर हम वो चीज़ें भेजेंगे और साथ एक ऑडिटर भाई का सर्टिफिकेट भी भेज देंगे कि देखो ऑडिटर ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट दी है, तो गवर्नमेंट की भी एश्योरेंस हमारे जमा कराए हुए कवाइफ के ऊपर ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। 4 लोग हो गए। जनरल पब्लिक, इनको क्या फ़ायदा है? जनरल पब्लिक या तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो सकते हैं आपकी कंपनी में, या हो सकता है आपके सप्लायर बनना चाह रहे हो, या हो सकता है वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो कि कंपनी की, फॉर एग्जांपल आप लोग रेशो कैलकुलेशन करने के लिए 5-6 कंपनी के अकाउंट्स उठाते हैं और उनके डाटा से रेशो कैलकुलेट करके अपना एक नतीजा निकालना चाह रहे हैं, कुछ एनालिसिस करना चाह रहे हैं। अगर वो अकाउंट्स ही गलत हैं तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप जब भी आपको कोई टीचर कहेगा जी आपने 5 कंपनियों के अकाउंट्स उठा के रेशियो एनालिसिस करना है, तो वो आपको कहेगा 5 कंपनियों के ऑडिटेड अकाउंट्स उठा के उस पर काम करना है, ताकि आप जो फिगर्स उठा रहे हो, आप जो चीज़ें उठा रहे हो, आपको उस पर भरोसा हो। कितने लोग हो गए? 5, सिर्फ 5 रह गए। और किस किस को फ़ायदा है? एम्प्लॉइज़ को क्या फ़ायदा है? अगर कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे तो बाकियों को तो तकलीफ हो रही है। फॉर एग्जांपल वही वाली बात है कि अगर कुछ लोग बिजली चोरी कर रहे हैं और उसकी वजह से जो बिजली चोरी नहीं कर रहे उनके बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं,
तो तकलीफ तो सबको पहुंच रही है। तो एम्प्लॉइज़ को कॉन्फिडेंस होगा हमारी कंपनी सही चल रही है, उन्हें कॉन्फिडेंस होगा हमारी कंपनी की जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है वो बेहतर है, हमारी कंपनी जो अकाउंट्स दिखा रही है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है, तो उनको अपनी कंपनी पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो ज़रा ज़्यादा ईजी चलेंगे। और किसको फ़ायदा हो? इंटरनल मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग कर रही है उनके पास सही एक्यूरेट फैक्ट्स आएंगे तो उस पर डिसीजन कर सकेंगे कि हमारे एसेट कितने हैं, हमें लेवरेज कितनी लेनी है, हमने गियरिंग कितनी करनी है। मेरी अजम्पशन है कि आप में से कुछ लोगों ने एमएफए भी वो कर लिया होगा, अदरवाइज एमएफए में बहुत सारी डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास डाटा होता है, उस डाटा की बेस पे हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। और 7 हो गए। और किसको फायदा है? जो भी कोई स्टेक होल्डर है, तो ये तकरीबन 7 तो हो गए ना, तो कोई एक और स्टेक होल्डर बता दें। सप्लायर को बेनिफिट होगा, सप्लायर को नजर आएगा कि कंपनी की क्या रेशोज हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, फिर सप्लायर कंपनी के अकाउंट्स उठा के अंदाजा लगा सकता है कि इनका क्रेडिटर का पे अराउंड टाइम क्या है। अगर मैं आपको कंपनी की ऑडिटेड फाइनेंशियल्स दूं और आपसे कहूं कि जरा मुझे अंदाजा लगा के बताओ कि क्रेडिटर्स को कितने दिनों में औसतन पे कर देते हैं, तो आप इतना कर लेंगे? रेशोज पड़ी हुई हैं आपने, तो आप कैसे करेंगे ये सब? किसको पकड़ के, किससे डिवाइड करके, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? एक साल हो गया है तो क्या बातें कर रहे हैं भाईजान। ऑडिट में एक्सपेक्टेशन है कि ये हमारा एक टॉपिक है जिसमें हम रेशियोज की मदद से रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। हम ये कैसे अंदाजा लगाएंगे? ऑडिटेड फाइनेंशियल्स आपके सामने है, मेरे सामने इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और तकरीबन सबने रेशियोज पढ़ी हुई होंगी, FR1 में होती हैं, ठीक है। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल सामने मौजूद है, मुझे एक अंदाज़ा चाहिए कि ये कंपनी अपने क्रेडिटर्स को औसतन कितने दिन में पैसे दे देती है। इन्होंने कहा क्रेडिटर्स को क्रेडिट सेल से डिवाइड करके 365 से मल्टीप्लाई कर दें। थोड़ा सा इसको ज़रा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कर लेते हैं, एवरेज क्रेडिटर्स को। ये एवरेज क्रेडिटर्स कैसे मिलते हैं? साल का ओपनिंग और क्लोजिंग। लेकिन फाइनेंशियल्स में साल का ओपनिंग दिया हुआ होगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो साल का ओपनिंग होगा, और दोनों फिगर सामने नजर आ रही होंगी। आपने उन दोनों की वजह मदद से एवरेज क्रेडिटर्स निकाल लेने हैं। क्रेडिट सेल्स के डिस्क्लोजर में उन्होंने क्रेडिट कैश का ब्रेकअप दिया होगा, आपने क्रेडिट सेल से डिवाइड करना है, 365 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको एक रफ अंदाजा हो जाएगा कि ये ऑन एवरेज कितने अरसे में अपने क्रेडिटर्स को कवर कर देते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? तो क्रेडिटर को भी हौसला हो जाएगा, उसको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कंपनी की क्या वो है, ओवरऑल वो देख लेगा इसके इनके कितने क्रेडिटर्स हैं, इनका क्या निज़ाम है। फिर कंपनी ने अपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारी चीज़ें अपने फाइनेंशियल्स में लिखनी होती हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों का इसलिए अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे टीचर कहते रह जाते हैं, लेकिन हमने फाइनेंशियल्स की शक्ल नहीं देखी होती। तो मौका मिले कम से कम पेपर में जाने से पहले तो एक दफ़ा कोई सी 2 कंपनियों के फुल फ्लैज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक दफ़ा पूरा अपनी आंखों से गुजार लें कि ये पता तो लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन क्या क्या आ रही होती है। सिर्फ आपको ये थोड़ी कि आपको कम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी आती है और कैश फ्लो बनानी आती है तो बस काम चल गया। वो जो नीचे छोटे छोटे डिस्क्लोजर हैं वो क्या है, पॉलिसियाँ कौन कौन सी बतानी होती हैं, गोइंग कंसर्न को किन अल्फाज में बताना होता है, हम एक्रूअल बेसिस को फॉलो कर रहे हैं ये बात कहाँ लिखनी होती है, हम रिवैल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं, फलाना तरफ जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का डिस्क्लोजर किस जगह दिया जाता है। तो हो सके तो कम से कम 2 कंपनियों के 2 लिस्टेड कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड, उनको एक दफ़ा पूरा आंखों से गुजारिएगा। आपने याद नहीं करना, सिर्फ आपने वो 30-40 सफ़ों को आंखों से एक दफ़ा गुजारना है, रफ अंदाज़ा लगाने के लिए कि वो कैसे देखते हैं। तो उससे आप ऑडिट में आंसर करते हुए थोड़े से ज़रा ज़्यादा और आपको पता होगा कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। 8 लोग हो गए। और कौन से? कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होगा ऑडिट से? जब वो चीज़ें ले रहे हैं तो उन्हें पता है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो वहाँ जो कंपनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो अमाउंट्स हैं और जो पॉलिसीज़ हैं वो सही चल रही हैं। दूसरा ये है कि जो उनके साथ क्रेडिट का टाइम है वो उतना ही है। फॉर एग्जांपल आप गए कंपनी के पास, कंपनी ने कहा जी हम 15 दिन से ज़्यादा क्रेडिट नहीं करते, आपने फाइनेंशियल्स उठा के जब उस पर डेटर्स का टर्न अराउंड टाइम निकाला तो पता लगा तो 45 दिन है। तो क्रेडिटर्स को थोड़ा सा हौसला होगा या अंदाज़ा होगा डेटर्स को कि जी मेरे साथ सही हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल्स ही झूठे हैं
तो वो अपनी कैलकुलेशंस नहीं कर सकेंगे। तो बड़ी सारी दुनिया इन फाइनेंशियल्स को यूज़ कर रही होती है। तो ऑडिट का फ़ायदा अगर आपसे कोई कभी भी पूछे तो आपने कहना है बेसिकली ऑडिट का फ़ायदा ये है कि यूज़र्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक आखिरी चीज़ रह गई, 10 में से आपने 10 बातें बतानी थी, 9 लोगों का फ़ायदा हमें समझ आ गया। सोचें, ऑडिट का फ़ायदा, शेयर होल्डर्स भी हो गए, सप्लायर भी हो गए, कस्टमर भी हो गए, गवर्नमेंट भी हो गई, इन्वेस्टर भी हो गए, जो नहीं बने इन्वेस्टर वो भी हो गए। हाँ जी, ऑडिटर को सबसे बड़ा फायदा होता है उसे पैसे मिल जाते हैं। तो टेक्निकली ऑडिट सबको फायदा देता है। ये एक ऐसी असाइनमेंट है, हमें एक चीज समझ आ गई कि देयर इज अ नीड फॉर ऑडिट एंड एश्योरेंस, और ये ऐसी नीड है जिस पे लाखों रुपया खर्च किया जा सकता है। और आपको जान के खुशी होगी कि ऑडिट के राइट्स पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं उनके या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास हैं या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के पास हैं। पब्लिक कंपनियों के सारे राइट्स सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास हैं। प्राइवेट कंपनियां जो भी पब्लिक की सब्सिडीज है उनके राइट्स भी इन्हीं के पास हैं। और हर वो प्राइवेट कंपनी जो 3 मिलियन से ऊपर कैपिटल रखती है उनके राइट्स भी इन्हीं के पास हैं। सिर्फ एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 मिलियन से छोटी है उसका ऑडिट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकते हैं। और पाकिस्तान में कंपनियां कितनी हैं? हर महीने ऑन एवरेज 400 450 नई कंपनियां रजिस्टर होती हैं। तो आपके जहन में कंपनियों से सिर्फ लिस्टेड कंपनीज आती हैं और वो भी सैकड़ों की तादाद में, और अगर हम वैसे काउंट करें तो हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में कंपनी है। और ये कंपनियां जब भी ऑडिट करवाएंगी तो इनमें से 90-95% ऑफ द कंपनियां ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा सकती हैं। तो कवानीन ने आप लोगों को एक बना बनाया धंधा दे दिया हुआ है। आप अगर कल को अपनी ऑडिट फर्म शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है कि सारी कंपनियों को, हर वो कंपनी जो 1 मिलियन से ऊपर कैपिटल रखती है प्राइवेट, और बाकी सारी कंपनियां पब्लिक जितना मर्जी कैपिटल हो, इन सब पे ऑडिट करवाना वाजिब है। और इन सब ने ऑडिट जो करवाना है इनमें से मेजॉरिटी या 95% ऑफ द कंपनीज ने सिर्फ सीए फर्म से ऑडिट करवाना है। तो हमारे प्रोफेशन ने एक ऑप्शन ये दिया है कि अगर आप सीए कर लेते हैं और उसके बाद आप नौकरी वाली साइड पे नहीं जाते या आपको नौकरी बहुत अच्छी अमाउंट की नहीं मिलती, तो आप अपना कारोबार स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपनी ऑडिट फर्म बना सकते हैं और उसके बाद आप ऑडिट की सर्विसेज दे सकते हैं। और ये बात तो हमें समझ आ गया कि कंपनियों के लिए ऑडिट कितना ज़रूरी है। तो एक कंपनी जिसको नज़र आ रहा है कि करोड़ों का गबन हो सकता है, वो लाखों रुपये ऑडिटर को तो दे देंगे। और उनकी वो स्पेशलाइजेशन नहीं, तो उनको पता ही नहीं कि काम होता कैसे। इतना पता करने के लिए कि काम कैसे होता है बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। पीआरसी के 5 पेपरों में गौते खाने पड़ते हैं, कैफ के 8 पेपर बार बार देने पड़ते हैं। आप लोग आता है ना, ऑडिट तो 3 साल में होता है, 6 अटेम्प्ट्स में होता है। तो उसके बाद जाके कहीं आप इस काबिल बनते हैं कि आप इतने मैच्योर हो जाते हैं, फिर आपको 3.5 साल की एक बड़ी तकलीफ दे ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद आप इस पोजीशन पे होते हैं कि आप कंपनियों को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो आप लोग कंपनियों के फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। तो क्या हमें समझ आया है कि व्हाट इज नीड फॉर ऑडिट एंड एश्योरेंस? एश्योरेंस बड़ा वर्ड है, यानी हम अगर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिट। और अगर हम दुनिया की किसी भी किस्म की एश्योरेंस की बात करें, भाई इस कमरे में क्लास हो सकती है नहीं हो सकती, तो ये एश्योरेंस है। एश्योरेंस का मतलब ये तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है नहीं हो सकता। मेरी गाड़ी पहाड़ों पे जा सकती है नहीं जा सकती, ये एश्योरेंस है। ये कंपनी इतने पैसे के साथ ये वाले बिजनेस को सही कर सकती नहीं कर सकती, ये एश्योरेंस है। लेकिन ये कंपनी के अकाउंट सही बने हुए या नहीं बने हुए, ये ऑडिट है। इसका मतलब है एश्योरेंस एक बड़ा वर्ड है। किसी भी किस्म की वो असाइनमेंट जिसमें जांच पड़ताल करके कोई किसी को तसल्ली दे, वो एश्योरेंस कहलाती है। और ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के उसके बारे में जो तसल्ली दी जाए, वो ऑडिट कहलाता है। तो क्या हमें वर्ड ऑडिट समझ आ गया? एश्योरेंस जो ज़्यादा बड़ा वर्ड है वो समझ आ गया है, ऑडिट की नीड समझ आ रही है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे जी ऑडिट कैसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि ऑडिट एक एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ताकि आप एक ओपिनियन दे सकें कि अकाउंट्स ठीक बने हुए या नहीं बने हुए। याद रहेगा? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं?
यानी ऑडिट एक एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स की बात करूं तो ऑडिट एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन है अकाउंट्स का किसी भी एंटिटी के बाय एन ऑडिटर। अगर मैं देसी ज़बान में बात करूं, अगर थोड़ी सी पढ़ी लिखी ज़बान में बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एनेबल एन ऑडिटर to convey an opinion as to whether or not financial statement of entity are prepared according to फलाना। यहाँ पे कहानी थोड़ी सी रुकती है। जाने से पहले की आखिरी बात, ऑडिट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना और चेक करके बताना है कि वो सही बने हुए हैं या नहीं। मेरा दिल करता है कि जो गाड़ी है ना वो करंट एसेट्स में नज़र आनी चाहिए, जो कि चलती फिरती है, बिजली भी होती है उसके अंदर, स्पार्क होता है। अब गाड़ी को फिक्स एसेट कहना ना मुझे हजम नहीं होता। भाई कुर्सी तो फिक्स एसेट समझ आता है, दीवार फिक्स एसेट समझ आता है, एसी फिक्स एसेट समझ आता है, ट्यूबलाइट फिक्स एसेट समझ आता है। ये गाड़ी मेरा दिल करता है कि ये करंट एसेट्स में होनी चाहिए। इतनी मूवेबल आइटम है, इतनी थेफ्टेबल आइटम है, इनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। अब अगर मैं ऑडिट करने जाऊं और मुझे कोई कहे बताओ फाइनेंशियल्स कैसे बने और मुझे गाड़ी नजर आए नॉन करंट एसेट्स में, तो मैं कहूँगा नहीं यार ये तुम्हारे अकाउंट्स अच्छे नहीं बने हुए। लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसने IAS 16 पढ़ा हुआ है वो जाके जब देखेगा तो कहेगा तुम्हारे अकाउंट्स अच्छे बने हुए हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ऑडिट जो है वो एक ओपिनियन है। हमने क्या करना है? ओपिनियन देना है। ओपिनियन कहते हैं राय को। तो शायद मेरी राय में वो अकाउंट्स अच्छे नहीं बने हुए, लेकिन ये वाले भाई की राय में अकाउंट्स अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने IAS 16 पढ़ा हुआ है और मुझे अकाउंटिंग बुरी लगती है। तो मेरी राय में अकाउंट्स अच्छे नहीं है, क्योंकि गाड़ी नॉन करंट एसेट में दिखाई गई है, लेकिन इनकी राय में वो सही बने हुए हैं। हम एक बंदे को बुलाएं कि हाँ भाई कमरा ऑडिट की क्लास के लिए मौजू है या नहीं। उसने इधर उधर देखा सारा कुछ, उसने कहा हाँ ठीक है मुझे मौजू लग रहा है। किसी और को बुलाया, उसने कमरा देखा, उसने कहा नहीं मौजू नहीं लग रहा। दोनों की राय में फ़र्क होगा। एक फीमेल स्टूडेंट जो है क्लास स्टार्ट होने से एक दिन पहले, और वो मुझे कहे कि सर मैंने आपको अपनी एक जो है ना वो एक कारनामा दिखाना है, आप आएँ इस कमरे में, यहाँ पे ऑडिट की क्लास होनी है ना, आप आएँ देखें मैंने कमरा कितना ज़बरदस्त अरेंज कर दिया है। मैं कमरे में आऊँ तो दीवारों पे पिंक कलर हुआ हुआ, शॉकिंग पिंक कलर। कहें सर मैंने सोचा कि बोर सी क्लास होती है ऑडिट की, तो कमरे में ज़रा थोड़ा खिलते हुए से रंग होंगे ना तो अच्छा लगेगा कमरा। आप ओपिनियन दें कि ये कमरा ऑडिट की क्लास के लिए मौजू है या नहीं, तो मैं कहूँगा इन माय ओपिनियन ये मौजू नहीं है। कहीं सर आपको क्या पता। वो जाएं फ्रंट ऑफिस पे, मिस महक मौजूद है, उनको बुला के लेके आए, उनसे कहेंगे जी सर को तो नहीं समझ आई, आप ज़रा इस कमरे को देखें और बताएं। अब वो भी खातून है, उन्होंने कमरे को देखा, कमाल लुट मचा दी तुमने, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। तो अब जेंडर चेंज हुआ, ओपिनियन चेंज हो गई। ठीक है, चलो भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मिस महक इसी से क्वालिफाइड है। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो तो भी पिंक दीवार फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहरहाल अच्छी लगेगी, और मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहरहाल पिंक दीवार अजीब सी लगेगी। तो ये तो जेंडर टू जेंडर चेंज हो गया। तो फिर एज से भी चेंज हो जाएगा। छोटा ऑडिटर और ओपिनियन देगा, वो बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ ऑडिटर ओपिनियन देगा। जो 45 साल का तजर्बा वाला वो और ओपिनियन देगा, 30 साल के तजर्बे वाला और ओपिनियन देगा। तो इससे पहले कि मैं दीवार को देख के ओपिनियन देने लगूँ, स्टूडेंट कहे सर 1 मिनट रुक जाए, ये मेरे पास कुछ लातीनी स्टैंडर्ड्स ऑफ रूम डेकोरेशन है। आपने लातीनी स्टैंडर्ड्स ऑफ रूम डेकोरेशन के मुताबिक बताना है कि ये कमरा ऑडिट की क्लास के लिए मौजू है या नहीं। मैं कहा चलो ये स्टैंडर्ड भी पढ़ लेते हैं। वो स्टैंडर्ड पढ़े तो वहाँ एक जुमला लिखा हुआ था कि अगर किसी कमरे में बहुत ही कोई खुश सब्जेक्ट की क्लास होनी हो तो उसकी दीवारों का रंग थोड़ा सा शौक होना चाहिए, जैसे कि ऑरेंज या शॉकिंग पिंक, डार्क ग्रीन या व्हाट्सएवर। अब इन्होंने मुझे कैद कर दिया कि आपने अपना ओपिनियन नहीं देना, आपने लातीनी स्टैंडर्ड्स ऑफ रूम डेकोरेशन के मुताबिक ओपिनियन देना है। अब मेरा दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन स्टैंडर्ड वही कह रहे हैं, तो मैं कहूँगा इन माय ओपिनियन तुम्हारी ये दीवार इन लातीनी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक खूबसूरत बनी हुई है। मैं ईजी हो गया और लड़ाई झगड़ा भी ख़त्म हो गया। अब एक खातून चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आगे वही ओपिनियन देंगी, एक मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ओपिनियन देगा, जूनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वही ओपिनियन देगा, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी। क्यों?
स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए। तो दुनिया में जितने भी ऑडिट होते हैं, जितनी भी एश्योरेंस होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड होता है जिसके साथ मैच करना होता है। तो जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो ऑडिट की जब पूरी डेफिनेशन होगी तो उस पूरी डेफिनेशन के मुताबिक हम कहेंगे कि ताकि आप एक ओपिनियन दें कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी एंटिटी के आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी ये नहीं लिखा प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू IFRS। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, हम पे ब्रिटिश अंग्रेज हुकूमत करके गए हैं, तो हमें IFRS बहुत अच्छे लगते हैं। अमेरिका में अक्सर जगह गैप्स चलते हैं, इंडिया के अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऑस्ट्रेलिया के अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यूरोपियन यूनियन वाली साइड पे वो उनके अपने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो इन्होंने बड़े वर्ड्स इस्तेमाल किए, इन्होंने स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं कहा, इन्होंने क्या कहा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो भी उस इदारे का फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, उसके मुताबिक। तो इसका मतलब है ऑडिटर ने जब भी आके ऑडिट करना है, उसने उस इदारे को जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, उनके मुल्क, उनकी दुनिया के हिसाब से, उसके मुताबिक बताना है कि उनके अकाउंट्स ठीक बने हुए या नहीं बने हुए। इससे एक फ़ायदा हो गया कि अब सारे के सारे एक स्टैंडर्डाइज ओपिनियन देंगे, एक ही तरह के रूल्स पढ़ेंगे और उसी के मुताबिक मैनेजमेंट वाले इन्हीं रूल्स के मुताबिक अकाउंट्स बनाएंगे और ऑडिटर इन्हीं रूल्स पे अकाउंट्स को परखेगा। अब अगर मेरा दिल मानता है कि करंट एसेट में नज़र आना चाहिए लेकिन IFRS कहता है कि नॉन करंट एसेट्स में दिखाओ, तो मैं कहूँगा इन माई ओपिनियन तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के मुताबिक ठीक बने हुए हैं। तो ये ऑडिट की फिर प्रॉपर फुल फ्लैश डेफिनेशन है। चूँकि पहला दिन था और जुम्मे की वजह से लेक्चर भी छोटा था, लोड भी ज़्यादा नहीं डालना था, तो हमने ऑडिट को समझ लिया, लेकिन आपने घर जाके कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। कल इकट्ठे हैंड आउट देंगे तो आज और कल की पढ़ाई इकट्ठे आप कर लेंगे, लेकिन क्या हमें ऑडिट की ज़रूरत, परेशानी, इशू क्या है, ओनर्स के क्या मसले हैं और ऑडिटर उनकी ज़िंदगी कैसा आसान कर रहा है, समझ आइए। तो बस फिर कल इस टॉपिक को ऑफिशियली आगे चलाते हैं हैंड आउट्स दे के, ताकि आप लोग फिर घर से कुछ ना कुछ पढ़ सकें। कल वही रेगुलर टाइम पे, बस फ्राइडे वाले दिन हमें वो था, तो कल फिर दोबारा से रेगुलर टाइम पे इंशाल्लाह मिलते हैं।